नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले हैप्पी दिवाली आप सभी को। थैंक यू वेरी मच, आपने अब तक मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे सिद्धार्थ अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर के घूमने के लिए निकल जाता है और शिवानी वहीं घर पे रहती है और डेकोरेशन वगैरह का सामान चेक करने वाली होती है। तभी मेड को उसके सास कहती है कि वो देख लेगी, तुम चाहो तो सो जाओ, थक गई हो। शिवानी भी चाहती थी सोना, लेकिन उसे किसी पे जो कि भरोसा ज़्यादा नहीं होता है, तो वो थोड़ी हैरान थी। लेकिन जो कि मेड काफ़ी सालों से वहाँ काम कर रही थी, तो उसकी सास ने कहा कि उस पर भरोसा किया जा सकता है इशारों में। लेकिन फिर भी शिवानी तो शिवानी है, उसे भरोसा है ही नहीं किसी पे। लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की बात मानती है, अपनी सास की, और उसे काम बताती है कि खाने का जो भी सामान है वो सब हमने अपने पैसे से ख़रीदा है, वो डेकोरेशन वाले को मत ले जाने देना। वो जो भी सामान उनका है सिर्फ उन्हें ही वही सब वो ले जा सकते हैं। वो कहती है ठीक है। ये कहकर वो सोने चली जाती है। हालांकि जाने से पहले भी वो मेड को देखती है और कहती है, आप सब संभाल लीजिएगा ना। जिस पर वो मेड मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैडम, मैं सब संभाल लूँगी, आप जाइए, आराम कीजिए। कुछ कमी रह जाएगी तो मैं आपको बता दूँगी, या कुछ ऐसा जो मुझे नहीं समझ आए तो मैं आपको उठाऊँगी। वो कहती है ठीक है। ये कहकर शिवानी चली जाती है। जा रही होती है तभी वो अपने कमरे में, तभी उसकी सास कहती है, मेरे पास आओ। जिस पर शिवानी कहती है, आपने मुझे कहा? हाँ। फिर वो अपनी सास के साथ उनके कमरे में जाती है और कहती है, अगर तुम्हें सोना ही है तो मेरे कमरे में सो जाओ। वो कहती है, मैं यहाँ? तो वो कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों साथ में सोते हैं जैसे माँ बेटी। वो थोड़ी हैरान होती है, लेकिन फिर कहती है ठीक है। फिर वो कहती है लेटे हुए में, सुनो, जानती हूँ कि तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं होता, लेकिन बेटा कई बार हमें भरोसा किसी पे करने के लिए उसे छोड़ना पड़ता है, ताकि पता तो चले कि वो हमारे भरोसे को तोड़ता है या संभाले रखता है। जैसे तुमने अभी उसे जाने दिया है, सिर्फ मेरी बात मानकर, वरना तुम अपने ही से ही सारे चीज़ें देखती। माँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बस मैं बस मैं बस क्या, यही ना कि तुम चाहती हो भरोसा करना, लेकिन तुम कर नहीं पाती। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये दुनिया ही ऐसी है। यहाँ किसी को किसी पे भरोसा नहीं, कोई किसी का सगा नहीं। यहाँ हर कोई हर किसी के खामियां ढूंढता है और उसे नीचा दिखाता है। और ये सच है। हमारे जितने रिश्तेदार हैं वो सारे रिश्तेदार भी ऐसे ही हैं। हम कामयाब नहीं थे तो तुम्हारे दादा ससुर को बहुत कुछ कहते थे, पर तुम्हारे दादाजी ने कभी हार नहीं मानी। मतलब ये कि जो तुम्हारे दादा हैं सिद्धार्थ के, वो ना अलग ही फितूर लेकर पैदा हुए थे। मतलब कहा जाए तो वो इतने अलग थलग थे अपने पूरे ख़ानदान में कि उनका बहुत लोगों ने मजाक बनाया। कहा कि तुमसे ये ना हो पाएगा, वो नहीं कर पाओगे, पढ़ लो, ये कर लो, वो कर। वो अलग ही दिमाग लगाते थे। जो कि तुम्हारे दादाजी के भी पिताजी बिज़नेस में थे, तो बिज़नेस का तो दिमाग पहले से ही था। लेकिन उनके पिताजी जो थे वो मतलब चाहते थे कि ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत पैसा होना काफ़ी है। और तुम्हारे दादाजी जो थे वो पैसा बनाओ तो इतना बनाओ कि गिनते गिनते उंगलियां दुख जाए, मतलब ऐसा सोच रखते वाले थे। तो इसलिए उनकी जो ये सोच थी, इसकी वजह से लोगों ने बहुत बेइज्जती की। कहा कि ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा सोच मजाक है क्या। मतलब गिनते गिनते उंगलियां थक जाए, इतना पैसा कैसे कमा सकता है कोई इंसान।
ये हमारे बस की बात नहीं है, या तुम्हारे बस की बात नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कहते थे। पर तुम्हारे दादा ससुर ने हार नहीं मानी। तुम्हारे दादा ससुर के जो पिता थे, उससे भी बड़े ससुर जो तुम्हारे, वो बहुत अमेजिंग थे। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। वो कहते रहे कि मरते मरते तक वो अपना काम करते रहें ताकि उनका बेटा कामयाब हो। शादी हुई, बच्चे हुए, तुम्हारे पिताजी ने भी बहुत सपोर्ट किया अपने पिता को, बहुत ज़्यादा। उनके सपने को सिर्फ उनके पिता ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने भी देखा और सपोर्ट किया बचपन से लेके, और उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने बेटे और अपने पिता के सपोर्ट की वजह से उन्होंने वो करके दिखाया जिसका सपना बहुत सारे लोग देखते थे। और आज तुम्हारे दादा का सपना तुम्हारे पिता पूरा कर रहे हैं, और अब उस सपने को तुम्हारा पति पूरा कर रहा है। मुझे सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि जब मैं खुद भी शादी करके यहाँ आई थी ना, तो भी तुम्हारे पिता से ज़्यादा तुम्हारे दादा बहुत व्यस्त रहते थे, बहुत व्यस्त। वो पूरे एशिया में अपना मतलब काम फैलाने के लिए इतना ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे कि मुझे तो एक पल के लिए लगा कि मैं किस परिवार में आई हूँ, मुझे करना क्या है, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। तुम्हारे दादी जो थी ना, वो मुझे कहने लगी तुम आराम करो, बस कुछ नहीं करना है तुमको। जब ये रोत हो तो तुम बस उन्हें समझो, सुनो और थोड़ा संभालो, बाकी ऐसे तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्या मतलब ऐसा नहीं है कि घर में बहुत काम है, घर में कोई खास काम नहीं है। तुमको जो करना है करो, तुम्हारे अपने कोई सपने हैं वो तुम पूरा करो, तुम्हें जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई बहसबाजी, कुछ नहीं। सब व्यस्त है यहाँ पे, कोई खाली बैठा हुआ नहीं है। किसी के पास किसी के पास वक्त नहीं है। ऐसे में मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मैं घरेलू लड़की थी, मुझे ये सब बाहर की चीज़ें समझ नहीं आती थी। तुम तो फिर भी राइटर हो, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं, मुकाम हैं, पर मेरी ज़िंदगी में ना कोई काम था ना कोई मुकाम था। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। ऐसे में ऐसा पति और ऐसा परिवार मिला जिसके पास समय ही नहीं है किसी को समय देने के लिए, अपने परिवार से भी ठीक से बात करने के लिए। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता था। मेरी सास बड़ी अच्छी थी, बड़े प्यार से मुझे संभाला। वो ना होती ना तो मैं सच कहूँ तो ये इतने पैसों वाले रईस ख़ानदान को छोड़ कर चली जाती, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा आपके कीमती वक्त को ख़रीद कर नहीं दे सकता। वो वक्त जो आपने अपनों के साथ बिताया, वो वक्त जो सबसे अनमोल होता है। फेस्टिवल चाहे अच्छे हो बुरे हो, हर फेस्टिवल में मैं अकेली रही। तुम्हारे ना तो पिता आते थे ना ही तुम्हारे ससुर आते थे, सब बिज़ी रहते थे काम के वक्त। कहते थे फेस्टिवल के टाइम पे ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। वो इतना फेस्टिवल में पैसा बनाने के पीछे भागते थे कि उनके पास वक्त ही नहीं होता था कि परिवार को देखें, और मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। हालांकि मेरी सास थोड़ी अपनी बेटे को संभालने में एक्सपर्ट थी, मतलब मैं तो नहीं संभाल पाई अपने पति को, लेकिन वो बहुत अच्छे से संभाल ली। उन्होंने कहा तुम्हारे ससुर को और कि चाहे तुम जहाँ भी चले जाओ, जो भी करो, हर चीज़ का अपडेट अपनी पत्नी को देना। तुम कौन हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कैसे हो, खाना खाया या नहीं, इसका हर एक मैसेज तुम्हारी पत्नी के फ़ोन में आना चाहिए।
अगर मैसेज नहीं आया और अगर मैंने बहू के फ़ोन में देख लिया तो सुन लो और समझ लो कि तुम्हारे पिता जैसा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हारे पिता को जब से मैं आई हूँ तब से वो वैसे ही हैं। हालांकि उनके पास वक्त बहुत कम रहता था, लेकिन जब भी वो देते थे वक्त तो मुझे पूरा देते थे। उनकी वही एक खूबी थी जो मुझे बहुत पसंद आती थी। जब वो मेरे पास आते थे ना, तो कभी ऐसा नहीं था कि वो फ़ोन लेकर आए हैं या कुछ नहीं, सब कुछ बंद, सब कुछ एक तरफ, मेरी पत्नी एक तरफ। और मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। मेरी सास ने कहा कि तुम्हारे दादा की यही एक खूबी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरे बेटे के पास ये खूबी नहीं है, इसलिए मैं जानती हूँ कि उसे कैसे लाइन पे लाना है। तो उन्होंने क्या किया, वो मैसेजेस भिजवाने का काम शुरू करवा दिया। हाँ, बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। फिर मुझे हर घंटे फ़ोन बजते रहता था। मैं ना कभी कभार परेशान हो जाती थी उनके मैसेजेस से रीड करते करते, क्योंकि ज़्यादातर मैसेजेस ऐसे ही होते थे, मैंने खाना खा लिया, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, मैं अभी इस मीटिंग के लिए यहाँ जा रहा हूँ। मतलब करने के लिए उनके मैसेजेस में यही होता था, मतलब कहने के लिए। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई। फिर मेरी सास ने कहा उनसे कि थोड़ा प्यार करना सीखे हो कि नहीं, जिस पर तुम्हारे पिता ने कहा कि मेरे पास ये सब के लिए समय नहीं है। अरे समय नहीं है, क्या समय नहीं है? जिस पर तुम्हारे पिता ने कहा कि मैं क्या करूँ ऐसे में, तुम्हारी अपनी माँ से। तो ऐसे में वो कहने लगी, क्या तुम्हारे पास इतना भी समय नहीं है कि मैसेज में थोड़े प्यार भरी बातें कर ले? जब उन्होंने ये कहा तब उनके मैसेजेस में थोड़े प्यार भरी बातें, फ़िक्र, ये सब झलकने लगा। लेकिन फिर भी मैं खुश ना हुई, क्योंकि कुछ समय बाद मुझे समझ आया कि ये सब तो मेरी माँ की कही हुई बातें हैं, मेरी सास की कही हुई बातें हैं। उनकी तो बातें हैं ही नहीं, वो इन सब में है ही नहीं। और मैं उदास हो गई। मेरी उदासी मेरी सास से कभी देखी नहीं गई। मेरी सास ने फिर मेरे पति को बुलाया और फिर उन्हें उनके कान मरोड़े और कहने लगी, अब तुमने क्या किया है जो बहू उदास है? मेरी सास की बातें सुन वो गुस्से से मेरे पास आए और कहने लगे, तुम उदास क्यों हो? मैंने कहा कि मैं उदास नहीं हूँ, बस माँ के कहे हुए शब्दों को पढ़कर खुश हो रही हूँ, पर अब वो शब्द भी खुशी नहीं दे रहे हैं। जिस पर तुम्हारे ससुर ने बड़े अच्छे से जवाब दिए। वो कहने लगे कि चाहती तो माँ है, लेकिन मैसेज तो मैं करता हूँ ना। और वो शब्द माँ के नहीं बल्कि मेरे हैं, मेरे दिल से निकले हुए शब्द। हाँ, मुझे अपना प्यार बयां करना नहीं आता, पर मैं सच कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे कैसे कहूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर सच कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब हम पहली बार शादी में मिले थे, मतलब हमारा ना अरेंज मैरिज था। लेकिन हमारा अरेंज मैरिज ऐसा नहीं था कि हमने एक दूसरे को देखा, मिला, पसंद किया, जैसे तुम लोग करते हो, मिले, पसंद हुआ, फिर हाँ किया। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारे ससुर ने और मैंने शादी के मंडप में एक दूसरे को देखा था। ना मैंने उन्हें देखा, ना उन्होंने मुझे देखा। मेरे ससुर ने मुझे बस एक कॉलेज में देखा था। कॉलेज में एक खूबसूरत सा
सिंगिंग कंपटीशन हो रहा था शायद। हाँ, सिंगिंग कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, शायद उन्होंने वहीं देखा था। शायद, आप श्योर नहीं है? नहीं, मैंने अपने ससुर से पूछा था कि आप रिश्ता लेकर आए थे मेरे घर। एक बार मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर, शुरुआत में तो पूछा नहीं था कि आपने कैसे मुझे पसंद किया, क्योंकि मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से थी ना, ना इतना पैसा था ना कुछ था, और ये इतने अमीर परिवार से थे, फिर मुझे कैसे पसंद कर लिया। तो मैंने तो पूछ बैठी। शादी के शुरुआत में कुछ महीने तक नहीं पूछा था, लेकिन कुछ समय बाद मैंने एक बार अपने ससुर से पूछ लिया, क्योंकि वो इतने व्यस्त रहते थे तो उनके पास समय नहीं था। लेकिन जब समय मिला तो मैंने तो उनसे पूछ बैठी कि आखिर आपने मुझे पसंद कैसे कर लिया। तो वो कहने लगे कि मैंने तुम्हें इसलिए पसंद किया क्योंकि तुम गाती बहुत अच्छा हो। मुझे लगा घर का माहौल अच्छा रहेगा, तुम्हारी आवाज़ से पूरा घर अच्छे से गूंजेगा। मैंने थोड़ी हैरान हुई और मैंने पूछा, क्या मतलब है? फिर उन्होंने बड़ी पहेलियों में जवाब दिया मुझे। कहा कि तुम्हारी आवाज़ इतनी सुरीली है कि घर का हर एक कोना तुम्हारी आवाज़ से गूंजे, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी करवाई। क्योंकि मेरा घर तो शांत रहता है, इतना शांत कि शोर करने के लिए गिलास गिराना पड़ता है, और जब ग्लास गिरता है तो शोर से सब आते हैं, वरना किसी को किसी का पता नहीं होता। खुशी है कि सब व्यस्त है, लेकिन दुख है कि किसी के पास वक्त नहीं है। इसलिए तुम्हें चुना ताकि शोर हो घर में, ताकि क्लास भी गिरे तो पहले से पता रहे कि कुछ गिरने वाला है। खुशी है कि तुम हमारे घर आई शादी करके। इसलिए मुझे पता है कि शायद से उन्होंने कॉलेज में ही देखा होगा, क्योंकि ऐसे तो मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया हो, क्योंकि ऐसा तो कोई ओकेशन था नहीं जब मैंने गाना गाया। हाँ, एक मौका तो था, मैंने किसी की शादी में गाना गाया था, लेकिन उसकी शादी में मैंने बस ऐसे ही टेम्परेरी कुछ भी गा दिया था। मुझे तो जहाँ तक लगता है, पता नहीं मेरे ससुर के दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने आखिर मुझे क्यों पसंद किया मुझे पता नहीं। लेकिन जो भी हो, उन्होंने मुझे पसंद किया और अब मैं उनके घर की बहू बन गई। लेकिन फिर हालांकि उन्होंने एक बार मुझसे एक और बात कही कि मैंने सोचा कि तुम्हारी आवाज़ इतनी सुरीली है तो घर शोरों से भरा होगा, लेकिन तुम तो यहाँ आकर शोर की जगह सन्नाटे में आ गई। तुम्हारा शोर कहाँ गुम हो गया पता नहीं। और उसके बाद से मैं ना सच में शोर मचाने लगी। पूरे घर में सबसे ज़्यादा मैं ही शोर मचा देती थी, क्योंकि अब जब मुझे पता चल गया धीरे धीरे कि घर पे कोई नहीं रहता, मैं, मेरी सास और वो मेड तब से है जब मेरी सास मेरे साथ थी, इसलिए मैं उस पर भरोसा करती हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी उतना भरोसा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने भरोसा जीता और आज मुझे उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी भरोसा करो, क्योंकि भरोसा एक दिन में कमाया नहीं जाता, धीरे धीरे कमाया जाता है। हाँ, भरोसा गंवाने में भी एक पल की देर नहीं लगती, भरोसा भी एक पल में चूर हो जाता है, ठीक उसी कांच के गिलास की तरह जिसे गिराकर शोर मचाया जाता है। भरोसा भी उस गिलास की तरह है जो एक पल में टूटकर बिखर जाता है। लेकिन चाहे जो भी हो, भरोसा तो भरोसा होता है। जितनी मेहनत उसने जीतने में लगाई है, उतना भरोसा तो किया जा सकता है ना।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको